Welcome back. In this particular video, we are going to discuss about network devices and network types of unit number 3, that is Introduction to Computer Network of IP Class 12 Term 2. And as you can see in your screen right now कि जो भी हम devices discuss करेंगे as per your syllabus offered by CBSE 2022 are hub, switch, router, gateway, repeater, then modem. And similarly network type में हम discuss करेंगे LAN, MAN, WAN. मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके लिए पैन को भी ऐड कर दिया है बिकॉज नाउ डेज इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन यूज. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. चलिए आज के सेशन को फिर हम स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, सो सबसे पहले चूंकि हम बात कर रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस की, नाउ सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब क्या है. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट जब भी हम कोई कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो उस समय हमें बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से हम अपने इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. खासकर जब नेटवर्क डिवाइसेस की बात होती है तो इसमें हम हब, स्विचेस, रूटर्स या मॉडेम की बात करते हैं. तो इन्हीं सभी डिवाइसेस के बारे में हम एक एक करके डिटेल में सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं हब की, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्किंग डिवाइस. वेल, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं. इन चारों कंप्यूटर्स को जब मैं आपस में कनेक्ट करना चाहता हूं तो जैसे कि इसके डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं. यदि मैं बस पैटर्न की या बस टोपोलॉजी की बात करूं तो मैं 1 बाय 1 इनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूं. ये चूंकि एक ओल्ड पैटर्न है, जब हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा होते हैं, से फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 लेयर्स हैं या 2 फ्लोर्स हैं, मैं अगर कहूं यहाँ पर हमारे 10 कंप्यूटर हैं और यहाँ पे नीचे भी अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं. अब इस स्थिति में यदि हम आपस में इन सबको कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम हब का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो बेसिकली एक स्मॉल आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटे लेवल पे सिर्फ 4 कंप्यूटर लिए हैं, आप इसको 10-20 भी ले सकते हैं. मैंने सेंट्रल में इनके लिए एक हब प्लेस कर दिया. अब ये हब्स के द्वारा ये सारे ही कंप्यूटर्स क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे. नाउ सपोज दैट दूसरे किसी फ्लोर पे एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क से सपोज हमारी केबल आती है, उस केबल को मैं इस हब के साथ कनेक्ट कर दूंगा. कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई एक नेटवर्क हो, ये एक सिंगल पीसीबी हो सकता है जहां से हम डेटा को सर्व कर रहे हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे. इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब भी कोई डेटा यहाँ पे आएगा, ये हब क्या करेगा, इमीडिएटली इन सारे ही कंप्यूटर्स पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. तो एक्चुअली जो हब होता है वो एज ए ब्रॉडकास्टर काम करता है हमारे एक कंप्यूटर नेटवर्क में. ब्रॉडकास्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसका काम है इंफॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर कर देना. और जब भी हम ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं, ये हमेशा कह सकते हैं हम एक वन वे कम्युनिकेशन होता है. ना वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि भाषा में हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं हाफ डुप्लेक्स मोड का. अर्थात ये जो हब है ये केवल सेंड करने का काम करता है, रिसीव करने का काम नहीं करता है, या फिर एक समय पर ये एक ही तरफ का कम्युनिकेशन करेगा. जैसे यहां से डेटा यहाँ आया, उसने यहाँ पे ट्रैफिक में इस नेटवर्क में इन सबको डिलीवर कर दिया. उसी तरह से सपोज दैट इस मशीन से, सपोज ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लाइंट सर्वर या मेश टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं जहां पे ये क्लाइंट का भी काम करता है और सर्वर का भी, उस सिचुएशन में अगर ये कोई डेटा डिलीवर करता है सो माइट बी पॉसिबल कि वो हम इस हब के द्वारा बाकी सारे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, पास करवा सकते हैं. सो दिस इज समथिंग अबाउट हब. अब हब के कुछ बेसिक बातें और भी हैं. जैसे आप इस डायग्राम में देखें, ये एक हब का हमने इमेज यहाँ पे लिया है. इसके बैक साइड में पोर्ट्स होते हैं, जैसे ये 8 पोर्ट का हब है. सो दीज आर 8 पोर्ट्स. एंड ये जो हमारा एक पोर्ट आपको दिख रहा है, ये बेसिकली जैसे मैंने बोला कि एक सर्वर का जो पॉइंट यहाँ आके कनेक्ट होगा और ये बाकी 8 पोर्ट से जो है, मतलब यहाँ ये रिसीव करेगा और इन 8 पोर्ट्स में ये क्या कर देगा, डेटा को डिलीवर कर देगा. सो दिस इज व्हाट हब इज ऑल अबाउट. नाउ इट इज कंसीडर्ड टू बी अ डंब नेटवर्क डिवाइस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो हब होता है ये बेसिकली एक पैसिव डिवाइस होता है. पैसिव का मतलब इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो बिल्ट नहीं होता है या इनबिल्ट नहीं होता है. मतलब ये हब जो है
सिर्फ डेटा रिसीव करके थ्रो करने का काम करता है। इसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है, या ये डिसाइड नहीं कर सकता कि जो डेटा मेरे पास में आ रहा है वो मुझे किस पोर्ट पे सेंड करना है, या किस नोड को भेजना है, या किस कंप्यूटर को भेजना है और किसे नहीं भेजना है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डम्ब नेटवर्क डिवाइस, एंड इसे हम पैसिव डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो ओवरऑल ये कुछ बातें हैं आपके हब से। और ज्यादातर जो स्मॉल नेटवर्क्स होते हैं, या जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, वहां पर हब का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। तो ये तो बात हुई हमारे हब की। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे स्विच की। स्विच जो है, अगर मैं हब और स्विच की बात करूं, अगर आप इस इमेज को भी देखें तो तकरीबन ये हमारे हब के जैसा ही दिखता है। डिफरेंस सिर्फ आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स आपको कुछ ज्यादा दिख रहे हैं। जो हब होता है उसमें भी नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़े हुए मिल सकते हैं, लाइक 8 पोर्ट का हब हो सकता है, 16 पोर्ट का हो सकता है, 24 पोर्ट्स का हो सकता है। स्विच का काम भी वही होता है जो हमने अभी हब को लेकर डिस्कस किया। कहीं ना कहीं जितने भी मल्टीपल नोड्स होते हैं उनको भी हम स्विच की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच में फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये स्विच के पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, अर्थात ये स्विच डिसाइड कर सकता है कि जो भी डेटा ये रिसीव करता है किसी अनदर एंड से, मतलब इस एरो को मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं, तो ये इस डेटा को लेने के बाद इस नोड पे सेंड करना है वो डिसाइड करेगा, और सिर्फ उसको ही ये भेज सकता है। अदर पे ये उस डेटा को सेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस स्विच में कहीं ना कहीं कोई इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हो। तो बिल्कुल हमारा जो स्विच होता है इसके अंदर में अपना खुद का इनबिल्ट नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है। पर्पस तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका भी काम होता है डेटा को वन नोड टू अनदर नोड ट्रांसमिट करना। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को कई नोड्स पे एक साथ भेजना, या किसी एक पर्टिकुलर नोड्स पे भेजने का काम, या सेंड और रिसीव दोनों करने का काम हमारे स्विच का होता है। मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात की कि आप स्विच के द्वारा सेंड एंड रिसीव दोनों का वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये डिसाइड कर सकता है कि डेटा सेंड करना है, डेटा रिसीव करना है, डेटा किस नोड को भेजना है, डेटा किसे नहीं भेजना है, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर एक इनबिल्ट नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सेंड एंड रिसीव की बात की। और ये दोनों वर्क सेंड अर्थात डेटा को सेंड करने का या डेटा को रिसीव करने का एक साथ कर सकता है। डेटा सेंड और रिसीव मैं थोड़ा सा अगर ग्राफिकली करके बताऊं, सो हमने एक साथ सेंड और रिसीव दोनों कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर दिया यूजिंग व्हाट आर स्विच। तो ये तो बात हुई हमारे स्विच के एक बेसिक पर्पस की। यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ये स्विच जो होता है ये एक एक्टिव डिवाइस है, इसे पावर सप्लाई चाहिए, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है। और एक खास बात ये कि जैसे मैंने आपको बोला कि किस पर्टिकुलर नोड पे डेटा को सेंड करना है, ये चीज कैसे होती है। यहां पर स्विच मदद लेता है मैक एड्रेस का। मैक एड्रेस का मतलब होता है, अगर मैं मैक की बात करूं, 2 मिनट आपका टाइम और लेता हूं, इसे हम जानते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। सो होता क्या है, आपने आईपी एड्रेस का नाम तो सुना ही होगा। तो जब हम कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो ज्यादातर उसमें 2 एड्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आईपी एड्रेस तो बेसिकली ज्यादातर जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या वाईफाई कनेक्शन की बात करते हैं, वहां पर हम आईपी एड्रेस का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बट क्या होता है कि जब आप लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो इंटरनल नेटवर्क में ये जितने भी नोड्स होते हैं इनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सेपरेट एड्रेस होता है, जिसके द्वारा स्विच उन सारे नोड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखें कि कोई भी नेटवर्क होगा उसमें मैक एड्रेस भी हो सकता है, आईपी एड्रेस भी हो सकता है। सो इन दोनों का इस्तेमाल वहां पे होता है। तो मैक एड्रेस के द्वारा एक्चुअली, चूंकि मैक एड्रेस हर एक नोड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी लोकल एरिया नेटवर्क में, इसलिए इसी मैक को यूज करते हुए स्विच डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर नोड पे डेटा भेजना है या कहां पर डेटा को रेस्ट्रिक्ट करना है। तो ये तो बात हुई हमारे स्विच की, और यही कारण है स्विच को हम इंटेलिजेंट हब के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट स्विच। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगली हम बात करते हैं रूटर की। सो नाउ अगर हम रूटर की बात करें, सो ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड दैट कि ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। बट यू कैन आस्क मी वन क्वेश्चन दैट कि हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ। सिमिलरली स्विच जो है वो भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। देन रूटर की हमें क्या जरूरत पड़ती? वेल, अगर हब और स्विच की हम कैपेसिटी की बात करें, सो दे आर बेस्ट सुटेबल वॉट फॉर लोकल एरिया नेटवर्क।
लेकिन जो रूटर होता है ये बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क को दिमाग में रखते हुए डिजाइन किया गया है या इसको बनाया गया है। ना वाइड एरिया नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है कि वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब नंबर ऑफ कंप्यूटर से हम इसे आंक नहीं सकते। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये है जहां पर कि बहुत सारे अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे एग्जिस्ट करते हैं, और उन सारे डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपस में हमें कनेक्ट करना है तो उस सिचुएशन में रूटर हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन होता है। सो रूटर, सबसे पहली बात तो ये, अगर साधारण शब्दों में इसे समझने की कोशिश की जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम रूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका इमेज भी बना देता हूँ। आप देखेंगे इस रूटर में यहाँ पे 3 एरियल्स आपको दिख रहे होंगे। ये बेसिकली कहीं ना कहीं वायरलेस एक्सेसिबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वायर्ड कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन दोनों के ही केस में रूटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एरियल जो है यहाँ से सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है, एक एरियल जो है वो रिसीव करने का भी काम कर सकता है। तो ये तो बात हुई हमारे रूटर के इस इमेज के द्वारा चीजों को समझने की, बट आई वाज टॉकिंग कि हमने रूटर के द्वारा डिफरेंट नेटवर्क को, फिजिकल नेटवर्क को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। आइडियली यदि हम रूटर के पर्पस की बात करें, चूंकि हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क होंगे अलग अलग लोकेशंस पे। तो हो सकता है कि हर जगह मल्टीपल रूटर्स एग्जिस्ट करते हों। तो रूटर एक्चुअली कहीं ना कहीं बेस्ट रूट के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। मैं इसे ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वेल, सपोज दैट अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करूं, जैसे आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, तो गूगल आपको क्या करता है, जब आप उसे ऑन करते हैं तो जो भी बेस्ट शॉर्ट रूट पॉसिबल होता है वो आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि उस समय उस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल रूट एग्जिस्ट कर रहे हो। मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं। तो गूगल मैप क्या करता है, जो भी बेस्ट रूट होता है मिनिमम टाइम पे आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, वो आपको ऑफर करता है, से फॉर दिस इज द पाथ। बिल्कुल उसी तरह से यदि मैं यहां पर इसे एक सर्वर समझता हूं, क्लाइंट कंसीडर करते हैं, सो नाउ यहां पर रूटर का भी यही काम होगा कि इस सर्वर से इस क्लाइंट तक जो डेटा हमें सेंड करना है, सो उसके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है वो रूटर डिसाइड करेगा और वहां से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा सर्वर और क्लाइंट के बीच में। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे जैसे देखिए, चूंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि सपोज ये सारे रूटर्स हैं, मान लीजिए ये अलग रूटर का पाथ है, ये एक अलग रूटर का पाथ है, ये एक अलग रूटर का पाथ है। तो यहाँ पर जितने भी रूटर आपस में शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपस में कनेक्ट होके फाइनल क्लाइंट तक रीच करेंगे, उसी पाथ से हमारा डेटा ट्रैवल होके कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द रूटर। एक खास बात और आप समझने की कोशिश करें। हाँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जितने भी बीच में मैंने ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं ये रूटर की मैं बात कर रहा हूँ। दीज आर दी नोड्स और यू कैन से सर्वर एंड क्लाइंट। रूटर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सपोज दैट जैसे ये बेस्ट पाथ हमें रिसीव हुआ, मल्टीपल रूटर्स आपस में कनेक्ट होके डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। इन केस सपोज यहाँ पर ये रूटर खराब हो गया तो इसका मतलब कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद ये जो रूटर है ये सर्च करेगा कि इसके क्लोज में कौन सा रूटर है, उसके साथ वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। हो सकता है उसके बाद ये नेक्स्ट इसे कनेक्ट करे, फिर उसके बाद इसे कनेक्ट करे, और इसके बाद में फिर वो ये रूटर जो है इसे क्लाइंट तक डेटा को सेंड कर दे। सो रूटर अगर बीच में कोई एक खराबी हो जाए तो भी हमारा जो नेटवर्क है वो बंद नहीं होता, डेटा कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होता। वो उसके बाद उसका अल्टरनेट रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और उसकी बेसिस पे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का काम करता है। सो जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए उनको मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया है, आप इनको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले नेटवर्किंग डिवाइस की, दैट इज कॉल्ड योर गेटवे। वेल, यदि मैं गेटवे की बात करूं तो सबसे पहले ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट गेटवे कैन बी एनी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसका मतलब ये है कि गेटवे खुद का एक इंडिपेंडेंट नेटवर्किंग डिवाइस हो सकता है या फिर लॉजिकल डिवाइस भी हो सकता है। लॉजिकल इन द सेंस ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म पे हमारे जो नेटवर्किंग डिवाइस रूटर की यदि मैं बात करूं उसके अंदर भी ये एग्जिस्ट कर सकता है।
नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि गेटवे का एक्चुअली पर्पस क्या होता है। सो यदि आप इसके पर्पस को समझने की कोशिश करें, सो इट इज क्लियरली रिटन दैट अ गेटवे इज ए नोड कंसीडर्ड एज द एंट्रेंस पॉइंट टू अदर नेटवर्क so that different networks can communicate with each other. Well, इसका मतलब यदि मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं तो वी कैन से दैट हमारे पास एक पर्टिकुलर नेटवर्क है और इस नेटवर्क में ऑलरेडी एक रूटर भी इंक्लूडेड है। नाउ इस नेटवर्क में यहाँ पर हमने गेटवे भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। नाउ सपोज दैट कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम का डेटा यदि इस सिस्टम को एक्सेस करना है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट सपोज कि किसी रिमोट लोकेशन पे कोई सिस्टम पे डेटा रखा हुआ है, या यूं कहें कि ये एक सर्वर है जहां पे डेटा है। इस डेटा को यदि मैं इस सिस्टम के थ्रू एक्सट्रैक्ट करवाना चाहता हूं, तो जब हम कम्युनिकेशन इसके साथ इस्टेब्लिश करेंगे तो ये जो गेटवे है वो एक्चुअली यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डेटा को कलेक्ट करने में और उसके बाद रूटर के द्वारा उसे यहाँ तक सेंड करने में। सो बेसिकली जो गेटवे है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफरेंट नेटवर्क्स को कंबाइन करने का काम करता है। ज्यादातर गेटवे का जो कनेक्शन है या जो रिलेशन होता है वो बेसिकली इंटरनेट से होता है। बहुत सारी जो ISPs हैं, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो एक्चुअली अपने जहां पर भी उनका से फॉर एग्जांपल सेटअप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां पर वो एक सेपरेट गेटवे डिजाइन करते हैं जहां से कि डेटा डिफरेंट रूट्स पे विद द हेल्प ऑफ देयर IP एड्रेस ट्रांसमिट किया जाता है एंड एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं से डेटा को रिसीव भी करते हैं। रिसीव करने के साथ साथ ये उस डेटा की ऑथेंटिसिटी को भी चेक करते हैं वेदर दैट डेटा इज वैलिड और नॉट। इसलिए यहाँ पर जो ये पॉइंट आप देखें कि गैलेक्सी कैन एक्ट एज ए प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल, वो यहाँ पर बात लागू होती है कि गेटवे सिर्फ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम नहीं करता डिफरेंट नेटवर्क्स पे। ये उस नेटवर्क में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के साथ साथ हमारा जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, अगर कोई डेटा एक्सटर्नल नेटवर्क सोर्स से, तो ये उसकी वैलिडिटी को भी चेक करता है और वैलिडिटी, और अगर वो ऑथेंटिक होता है हमारा डेटा देन उसको आगे मूव करता है। सो गेटवे एक प्रकार से फायरवॉल या प्रॉक्सी सर्वर का भी काम करता है। एज आई सेट कि ये एक फिजिकल कंपोनेंट भी हो सकता है या फिर रूटर जो ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ये एज ए लॉजिकल कंपोनेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि हम या सॉफ्टवेयर भी हम कह सकते हैं। लॉजिकल कंपोनेंट का मतलब मेरा ये है। और इसे फिर हम जब रूटर को जब हम अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, तो इस गेटवे को भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट यू कैन से गेटवे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये, एज आई सेट की जो गेटवे होता है ये मेनली इंटरनेट पे जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं विद इन नेटवर्क या विद इन डिफरेंट नेटवर्क, तो वहां पर ऑब्वियसली चूंकि इंटरनेट जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कॉम्बिनेशन हो सकता है। इन द सेंस कई दफा हमारे इंटरनेट पे FTP के द्वारा फाइल ट्रांसफर होती है। ऑब्वियसली डेटा कम्युनिकेशन के लिए TCP का भी इस्तेमाल हो सकता है। SMTP इज ऑल्सो देयर जहां से ईमेल हमारा रिसीव या फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये गेटवे ना सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल पर ऑपरेट होता है, ये सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल पर ऑपरेट किया जा सकता है। इन द सेंस डिफरेंट प्रोटोकॉल और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ जो नेटवर्क्स होते हैं उनको भी यह कनेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट योर गेटवे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे अगले नेटवर्क डिवाइस की, दैट इज बेसिकली योर रिपीटर। रिपीटर जैसा कि इसका नाम है, ऑब्वियसली ये एक प्रकार का एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का मतलब जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर आगे ट्रांसमिट करने का काम करता है। सो रिपीटर, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क में रिपीटर का वही काम होता है जो अभी मैंने आपको बताया कि एक एम्पलीफायर का काम होता है, अर्थात सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना और उसके बाद उसको आगे नेटवर्क में मूव कर देना। सो लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क जो होते हैं वहां पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट यदि मैं आपके मोबाइल टावर्स की बात करूं जो आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, दे ऑल्सो एक्ट एज ए रिपीटर। हम उसे रिपीटर के भी नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली क्या करता है, एयर से जो डेटा सिग्नल ये रिसीव करता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और स्ट्रेंथ को बढ़ा के फिर वो एयर में उसे ट्रांसमिट कर देता है एंड सो ऑन। इसी तरह से जो अदर रिपीटर्स होते हैं वो इस डेटा को रिसीव करके स्ट्रेंथ बढ़ाकर वर्कआउट करते हैं। तो ये तो हुई बात हमारे रिपीटर के कॉन्सेप्ट की या रिपीटर के पर्पस की। इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बट इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन एक बार और कर दूं
कि रिपीटर्स जो होते हैं दे आर कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज इनमें अलग से कोई प्रोसेसिंग हमें कंपोनेंट या सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिपीटर जो होते हैं ऑब्वियसली इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम नहीं करते। सिमिलर नेटवर्क या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेटवर्क के ये पार्ट होते हैं जहां पर ये सिग्नल को बढ़ाकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सिमिलरली ये जो सिग्नल रिसीव करते हैं एक्चुअली उनकी कॉपी को ये क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं और उसके बाद फुल स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ाते हैं। और ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला कि ये लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क में यूजफुल होते हैं। ये तो बात हुई हमारे रिपीटर की। सो ये तो सारे नेटवर्क डिवाइसेस है जिसे अभी हमने देखा एज पर योर सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को देखते हैं। जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क का मतलब कहीं ना कहीं ये जो नेटवर्क्स की कैटेगरी बनी हुई है टाइप ऑफ नेटवर्क की जब हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इनके साइज पे डिपेंड करता है। और उसकी बेसिस पे जो पहला नेटवर्क टाइप है दैट इज योर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का सीधा सीधा मतलब ये है अंडर ए सिंगल रूफ जितना भी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो या कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करे, दैट इज बेसिकली योर लोकल एरिया नेटवर्क. So basically it is collection of interconnected computers and its associated devices that are located in a close proximity. So जो बेसिक डेफिनेशन लोकल एरिया नेटवर्क की मैंने आपको बताई कि एक सिंगल रूफ की हम बात करते हैं, बट अब लोकल एरिया नेटवर्क का इस जो एरिया है, जो उसकी रेंज है, वो तकरीबन 0 to 5 किलोमीटर कई दफ़ा हम कहते हैं, बट ओवरऑल 0 to 10 किलोमीटर्स की रेंज में जो हमारे नेटवर्क होते हैं उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क में कंसीडर कर सकते हैं. हालांकि आई वुड सजेस्ट कि आप इस 0 to 10 किलोमीटर को तो कंसीडर ना ही करें, आप 0 to 5 किलोमीटर को ही अंडरस्टैंड करें और उसकी बेसिस पे ही इसे समझने की कोशिश करें. बट हमने नेटवर्क की बात की तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में बताई कि नाउअडेज हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ नेटवर्क का ही कनेक्शन नहीं हो सकता, इसमें डिफरेंट डिवाइसेस भी हो सकते हैं, आपका मोबाइल भी हो सकता है. ऑब्वियसली नेटवर्क डिवाइसेस तो होते ही हैं लाइक रूटर, हब, स्विचेस, प्रिंटर भी हो सकता है, जीरोक्स मशीन भी हो सकते हैं. तो ये सारे डिवाइसेस से मिलकर हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क रेडी होता है. आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. जहां तक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि इसकी जो रेंज होती है इट शुड बी जनरली इट इज 1 to 5 किलोमीटर्स और ये एक सिंगल पर्सन के द्वारा ही ऑपरेट की जाती है या एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भी हम कह सकते हैं. इसकी जो स्पीड होती है ऑब्वियसली डेटा ट्रांसफर की स्पीड ऑब्वियसली चूंकि कैपेसिटी कम है, साइज कम है, इसलिए ज़्यादा होती है और इसका इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस भी जो होता है वो काफ़ी इजी होता है. सो दिस इज समथिंग अबाउट योर लोकल एरिया नेटवर्क. और इससे जब आप रेंज बढ़ा देते हैं, जब इससे हमारे जो नेटवर्क का साइज है अगर वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सीड करता है तो हम उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कंसीडर करते हैं. आइए मैन को हम समझने की कोशिश करते हैं. As I said, man in the sense we are talking about metropolitan area network, which is basically collection of again interconnected computers and its associated devices that are located at one geographic location, such as multiple office building in a city. It is very important to understand that कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी एक सिटी के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट बिल्डिंग्स के कंप्यूटर नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं. अगर मैं इसके शुरुआत की बात करूं, से फॉर एग्जांपल जैसे कि अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, जैसे BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड. अब इसके जितने भी ऑफिस एक मेट्रो सिटीज में होते थे तो वो वहां पर आपस में एक दूसरे के साथ जब उनका कनेक्शन एस्टैब्लिश होता था तो वो एक मैन का रूप धारण करता था. स्लोली एंड ग्रेजुअली चूंकि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि तकरीबन हर सिटीज में जितने भी हमारे म्यूनिसिपल के ऑफिसेस हैं या मैं बात करूं पुलिस स्टेशंस की, तो कहीं ना कहीं ये सारे टेक्नोलॉजी को आजकल यूज करते हैं इन द सेंस कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट और डिफरेंट डिवाइसेस को. तो इन डिफरेंट म्यूनिसिपल ऑफिसेस या पुलिस स्टेशन जो किसी एक सिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, दैट एक्चुअली मेक्स व्हाट योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. तो ये एक सिंपल सी बात है कि एक सिटी के अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेटवर्क डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन में होना और उनका आपस में कनेक्शन होना. और ज़रूरी है यहाँ पर एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि
जरूरी नहीं कि वो इंटरनेट के द्वारा ही कनेक्ट हो, वो अपने पर्सनल नेटवर्क के द्वारा भी अलग अलग लोकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट का भी इस्तेमाल चूंकि आजकल किया जाता है ज़्यादातर, इसलिए यहाँ पर मैंने इंटरनेट को मेंशन किया है, बट वो अपना खुद का नेटवर्क भी हो सकता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट मैन। आगे बढ़ते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। वेल, एज आई सेड कि जब लोकल एरिया की रेंज जो है वो 0 to 5 किलोमीटर है, देन 5 to 50 किलोमीटर्स मतलब आप मैन समझें। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि ये कंसोर्टियम ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जैसे मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या पुलिस स्टेशन की बात की। एंड इट ऑफन एक्ट्स एज ए हाई स्पीड नेटवर्क। ऑब्वियसली चूंकि 50 किलोमीटर की रेंज है तो इसमें भी स्पीड अच्छी ही मिलती है आपको। एंड मैन जो होता है वो बेसिकली एक काइंड ऑफ पब्लिक नेटवर्क होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि ये पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों हो सकता है, तो हम इसे सिर्फ पब्लिक में लिमिट नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको जो अभी दिए उसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ये तो बात हुई हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। आइए समझते हैं। ऑब्वियसली अब वाइड एरिया नेटवर्क भी आप समझ ही रहे होंगे या आप जानते ही होंगे कि ग्लोबल नेटवर्क की बात करें या डिफरेंट सिटीज या डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कंट्रीज जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ऑब्वियसली कंप्यूटर सिस्टम या इस तरह के कम्युनिकेशन के द्वारा, सो उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क में रखते हैं। आप इस इमेज से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट लोकेशंस पे अराउंड द ग्लोब जब नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो गए, इट मेक्स व्हाट और वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क में हम ज़्यादातर बात करते हैं इंटरनेट की। अगर हम बैंक्स की भी बात करें तो बैंक का जो पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है वो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। अगर हम रेलवे की बात करें, दैट इज आल्सो वाइड एरिया नेटवर्क, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। सो इस तरह से जितनी भी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो कहीं ना कहीं वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आती हैं। नाउ इसमें मैं ज़्यादा तवज्जो आपको नहीं दे रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ क्वाइट इजी टू अंडरस्टूड। हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। वेल, वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है इट कवर्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एरिया, एज आई सेड, तो हम इसको रेंज में लिमिट नहीं कर सकते। जनरली एज आई सेड कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके द्वारा ये मैनेज किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। ऑब्वियसली चूंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है तो स्पीड में फ़र्क पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ लैंड एंड मैन। एंड ऑब्वियसली जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो हम पब्लिक ही रखते हैं, और जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये तो कुछ बातें हुई डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स की एज पर योर सिलेबस, बट हमने इसमें एक और नेटवर्क टाइप इंक्लूड किया है, दैट इज योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलने का रीज़न ये है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के द्वारा पर्सनली अपने डिफरेंट गैजेट्स को या अपने डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करने के लिए स्टैब्लिश करते हैं इस तरह का सिस्टम, दैट बेसिकली कॉल्ड एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि अभी हम जानते हैं इस कोविड पैंडेमिक में या इस कोविड टाइम पे लगभग जब हमने सबने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया, स्पेशली जब हम इंटरनेट की बात करें, जब हम वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली हमारे पास जो भी लैपटॉप थे या जो हमारा प्रिंटर था या हमारा मोबाइल था, हम सब ने उसको ऑब्वियसली वाईफाई एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस को यूज़ करते हुए आपस में कनेक्ट करके यूज़ करना शुरू किया या हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। सो दैट यू कैन से दैट काइंड ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हम अपने घर पे रेडी कर सकते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स। आई होप कि ये पूरा वीडियो लेक्चर जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, स्पेशली नेटवर्क टाइप्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस को, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे इंटरनेट के बारे में, जो कि अगेन इस पर्टिकुलर यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। So keep learning everyone, and thank you very much for watching this video. Bye bye and take care.